सो काइनेटिक थ्योरी के पार्ट 2 में आज हम चर्चा करने वाले हैं और डेरिवेटिव पार्ट्स की, मतलब कुछ डेरिवेशंस की चर्चा होगी आज मेनली। और इस पूरे लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जैसे कि प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस, यानी गैस के पार्टिकल्स जब मूव करते हैं और एक दूसरे को हिट करते हैं, या फिर जिस कंटेनर में रखे हैं जब उसको हिट करेंगे तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसकी आज चर्चा करेंगे। साथ में उस प्रेशर की काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है उसकी भी चर्चा होगी। और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी का क्या लिंक है उसकी बात होगी। एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इन तीनों की चर्चा होगी। और मोस्ट प्रोबेबल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे जुड़ी हुई एक और चीज़ मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में भी जानेंगे। तो ये 4 to 5 टॉपिक्स हैं जिसकी डिस्कशन हमें करनी है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ प्रेशर के साथ, कि प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन आखिर क्या है और फाइनल फार्मूला ऑफ प्रेशर क्या है, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। सो जब बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की, तो इसमें हमें एक कंटेनर सपोज करना पड़ेगा। मान लिया हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ ये 3 डायमेंशनल कंटेनर है। मैंने अभी इसको 2D में बनाया है, बाकी इसका पूरा फेज़ यहाँ है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ और मान लेता हूँ कि कंटेनर का एक हिस्सा ये वाला है, दूसरा हिस्सा ये वाला है। और ओके, तो मान लिया कि कोई पार्टिकल यहाँ से 3 डायमेंशनल मूवमेंट है उसमें, यानी उसकी वेलोसिटी में तीनों कंपोनेंट है। इस तरफ एक कंपोनेंट है मान लिया Vx, इस तरफ है मान लिया Vy, और ओवरऑल बाहर की तरफ जा रहा है Vz, यानी 3 डायमेंशनली ऐसे मूव कर रहा है जिसमें x, y और z हाइट भी है, तीनों चीज़ें एक साथ जा रही हैं। जैसे आप जानते हैं 3 डायमेंशनल मोशन किसी कॉर्नर से, कमरे के किसी कॉर्नर से डायगोनली मूव करिए, तो आप ऊपर भी जा रहे हैं, आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं और आप वाई में भी मूव कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मूवमेंट है जिसमें तीनों एक्सिस हैं और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर किसी एक डायमेंशन के हिसाब से सोचें तो ये इस वॉल से टकराएगा, धीरे धीरे ऐसे जा कर के यहाँ कहीं टकराएगा। जब ये टकराएगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट सोचिए, अगर ये कोलाइड करता है तो कोलिजन के बाद ये वापस भी आएगा। और क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है, ऐसा तो है नहीं यहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है, फिलहाल आप इसे इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करेंगे। तो जब ये वॉल से टकराएगा ऐसा सामने सामने, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट, तो नेगेटिव वेलोसिटी यानी सेम वेलोसिटी से रिबाउंड भी करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो आप जानते हैं अगर आप फाइनल वाली को लेंगे माइनस टाइम्स ऑफ Vx और इनिशियल वेलोसिटी भी इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग Vx है, तो आप लिख सकते हैं Vx, यानी ये बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ Vx। ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई। ऐसे ही अगर चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी 2Vx है और मास है 10। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया जो इस बॉल का, ये बॉल अगर इलास्टिकली एक्स एक्सिस से टकराया और वापस आया, ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, मैकेनिक्स में आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो 2mvx इज चेंज इन मोमेंटम। अब जितना मोमेंटम चेंज हुआ है इतना ही मोमेंटम इसने इम्पार्ट भी किया होगा इस वॉल के ऊपर। तो मोमेंटम ट्रांसफ़र टू वॉल, अगर पूछा जाए कि वॉल के ऊपर कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से जितना मोमेंटम इसका आया उतना ही इस वॉल को ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो वो कितना हो जाएगा, तो 2mvx, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया या मोमेंटम ट्रांसफ़र टू वॉल हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्रेशन था जिसमें आई होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई, जिसमें मोमेंटम की बात क्लियर हो गई। आइए, सो अभी एक बात का ध्यान यहाँ रखना है, ये सारी कहानी एक सिंगल मॉलिक्यूल की है, एक सिंगल एटम की है। अगर मान लिया ऐसे ऐसे कैपिटल N एटम्स हैं यहाँ टोटल इस कंटेनर के अंदर, कैपिटल N टर्न्स है, तो फॉर कैपिटल N मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2m इंटू कैपिटल N टाइम्स ऑफ Vx। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मास आ गया। एक का मास अगर स्मॉल m है तो कैपिटल N मॉलिक्यूल्स के लिए 2m टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है
अगर हम नंबर डेंसिटी के फॉर्म में लिखें, लेकिन उससे पहले यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, हर एक्सप्रेशन में कुछ छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट्स होती हैं। तो इस एक्सप्रेशन में जो टेक्निकलिटी है बेसिक वाली, वो ये है कि जब भी ये पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल के फ्रेम में ले रहा हूँ, तो कुछ पार्टिकल इधर जा रहे होंगे तो कुछ इधर भी जा रहे होंगे उसी इंस्टेंस में। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे पार्टिकल इससे टकरा जा रहे होंगे एक साथ, जैसे मैंने कैपिटल एन मान लिया। यहाँ हम लोग एक एजम्पशन करते हैं कि ये सिर्फ 50% ही पार्टिकल इधर जा रहे थे, बाकी 50% उस वक्त पे आ रहे थे, यानी वो टकरा नहीं रहे थे। सो फिर से एक बार समझिए कि सारे पार्टिकल यहाँ नहीं मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि कुछ पार्टिकल जब इधर जा रहे थे उस वक्त टकरा कर कुछ बाहर भी आ रहे थे। तो यहाँ हम सिर्फ 50% पार्टिकल की एजम्पशन करते हैं। तो हियर ऑन एन एवरेज 50% पार्टिकल्स को माना गया है कि वो क्या कर रहे हैं, इज स्ट्राइकिंग, यानी वो स्ट्राइक कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंस। ध्यान रखिएगा, किसी इंस्टेंस के ऊपर या किसी इंस्टेंट में। तो किसी इंस्टेंट में सिर्फ 50% पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, ऐसा मानना है। तो इसका मतलब ये है, सो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं आपको सिर्फ क्या करना है, डेल्टा पी नेट, यानी पी नेट जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हाफ कर देना है, 1/2 ऑफ 2 m इंटू कैपिटल N टाइम्स ऑफ Vx। तो 2 से 2 गया, तो टोटल इंटायर मोमेंटम का चेंज हो जाएगा m टाइम्स ऑफ कैपिटल N Vx। ध्यान रखिए, जहाँ कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी ये मोमेंटम का चेंज निकल गया। तो सबसे पहले आपको ये फिगर ध्यान रखनी है, ये चेंज इन वेलोसिटी, उससे चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। और यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेना है। हाँ, पहली बात, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए या फिर सिंगल पार्टिकल के लिए, ये फिर n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, और हाफ वाली लॉजिक थोड़ी एडिशनल है, इसका आपको ध्यान रखना होता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए। अब इसके बाद फोर्स आ गया, इसके बाद आप प्रेशर निकाल सकते हैं। वो कैसे कैसे निकालेंगे इसको मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आई होप आप ये वाली बात समझ गए और ये सारी चीज़ें नोट कर ली। तो मैं इसको, आप इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ और दोबारा इसको करते हैं। अब यहाँ एक और बात का ध्यान रखिए, कई बार ये कैपिटल N ना दे करके नंबर डेंसिटी के फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो मान लिया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्सो डेल्टा P नेट कैन बी रिटन इज इक्वल्स टू स्मॉल m और स्मॉल n इंटू v टाइम्स ऑफ Vx। इसका क्या मतलब है, ध्यान समझिए। स्मॉल n को कहते हैं नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल N डिवाइड बाई v। तो क्या कैपिटल N को नंबर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या n इंटू वी लिखा जा सकता है? बहुत आराम से आप इस v को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है n इंटू वी। ये v क्या है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम। v क्या है, वॉल्यूम। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन ना हो दोनों v में, इसीलिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, m इंटू n। इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ और टाइम्स ऑफ Vx। आप चाहें तो लेंथ को भी थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम टाइम्स ऑफ Vx। मान लिया t टाइम में Vx वेलोसिटी से ये पार्टिकल गया है, तो जो लेंथ की कवरिंग हुई होगी वो Vx इंटू डेल्टा t हुई होगी। अब Vx क्यों लिखा, क्योंकि पार्टिकल वॉल की तरफ Vx वेलोसिटी से जा रहा है। तो जो टोटल पार्टिकल गए होंगे डेल्टा टी टाइम में, जिन्होंने स्ट्राइक किया होगा, उसी डेल्टा टी टाइम में सारे पार्टिकल Vx वेलोसिटी से वॉल से टकराए होंगे और फिर वापस आए होंगे। इसीलिए यहाँ टाइम इंटरवल ले लिया डेल्टा टी और Vx इंटू डेल्टा टी, क्योंकि Vx अलोंग द वॉल की वेलोसिटी है, Vy Vz नहीं, वॉल से टकराने के लिए Vx वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें और आ गई, m इंटू n। ध्यान रखिएगा ये n नंबर डेंसिटी है, ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल, कंफ्यूज नहीं होना है। अब Vx और Vx से मल्टीप्लाई किया तो Vx का स्क्वायर आ गया और यहाँ आ गया एरिया इंटू डेल्टा टी। ये आ गया फाइनली डेल्टा पी नेट। अब बहुत ही आसान है, अगर आप इस डेल्टा टी को यहाँ भेज दें तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू n Vx स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया। ये फोर्स आ गया, ये आ गई एक्सप्रेशन नंबर 1, ये आ गई एक्सप्रेशन नंबर 2।
अगर इस एरिया को यहाँ भेज दीजिए, जो एरिया ये है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो इसका फार्मूला क्या आ गया, mn(v(x) का स्क्वायर। ये हो गई एक्सप्रेशन नंबर 3। ये 3 बातें हमारे बड़ी काम की चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। मैं इसको दिखा देता हूँ, तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, डेल्टा पी नेट, mn(v(x)² एरिया इंटू डेल्टा टी यहाँ भेजा, तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स, और फोर्स का फार्मूला ये, और फिर एरिया को इधर भेजा, फोर्स बाई एरिया प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू mn(v(x)²। आई होप आपको ये सारा एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर हुआ। लेकिन ये जो प्रेशर है वो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है। अब इन तीनों कंक्लूजन्स को आप ध्यान रखिए। अब इसको थोड़ा एक और ऑर्डर दे करके मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया, समझ लिया। अब मैं इन तीनों को वापस रिकॉल करके और एक और बात आपको समझाता हूँ, या इसी को, ये दोनों तो हमने समझ लिया, वापस इसको लिख करके और इसको थोड़ा एक दो बातें इससे जुड़ी हुई और बताता हूँ आपको। सो आइए समझिए इसको। फाइनली आपने ये समझा। अब यहाँ एक और बात समझिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबकी स्पीड अलग अलग होगी। तो जब सबकी स्पीड अलग होगी तो आप जिस स्पीड को यहाँ लोगे, सबकी Vx भी अलग अलग है, तो आप जो स्पीड यहाँ लोगे वो एवरेज ले लोगे, सबकी एवरेज। इसीलिए जो P आएगा वो भी एवरेज का टर्म आएगा, यानी एवरेज प्रेशर जो हमें मिलता है वो mn(v(x) का स्क्वायर मिलता है। एक तो आपको ये वाली बात समझ आ गई। अब यहाँ एक और सेकेंड मतलब फर्स्ट टेक्निकलिटी तो ये ध्यान रखिए कि जो यहाँ स्पीड लेंगे वो एवरेज लेंगे, अगर हम एंटायर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो। अब यहाँ एक और बात आपको समझनी है। सो दूसरी बातचीत है कि जैसा कि आप सब जानते हैं गैस आइसोट्रॉपिक है, तो आइसोट्रॉपिक होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक एक्सिस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर सेम वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर Vx² का एवरेज देखें तो वो Vy के स्क्वायर के एवरेज के ठीक बराबर होगा, और वो ठीक बराबर होगा किस चीज़ के, Vz के स्क्वायर के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी एक की बात करें तो वो तीनों वेलोसिटीज़ के अगर हम सम करें एवरेजेस का और उसका 1/3 कर दें, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है तो अप्रॉक्स इक्वल है, तो अगर तीनों के एवरेज का सम करके अगर आप 1/3 कर दो तो एक एवरेज वैल्यू ऑफ v मिल जाएगी, चाहे वो Vx की हो, चाहे वो Vy की हो, चाहे वो Vz की हो। तो तीनों के स्क्वायर का सम करके इसका एवरेज निकाला तो हमारे को क्या मिला, किसी एक की वैल्यू के इक्विवेलेंस। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, स्क्वायर्स को के एवरेज के सम को आप Vrms का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, जब भी स्क्वायर के सम का रूट करते हैं तो एक स्पेशल कंपोनेंट आता है Vrms। कंफ्यूज मत होइए, इसको मैंने इन तीनों के सम को यानी एवरेज को यहाँ मैंने Vrms लिख दिया, सिर्फ इसी डाटा को। इसको यहाँ लिखने का मतलब क्या है, वैसे Vrms किसी एक पार्टिकल के लिए काम नहीं करता, ये नंबर ऑफ n पार्टिकल। ऐसा मत सोचिए कि इसको यहाँ डायरेक्टली रिप्लेस किया, नहीं, इसको यहाँ सब माना है कि ये इक्विवेलेंट किस चीज़ के है, Vrms के इक्विवेलेंट माना है। जो भी Vrms होगी उसका 1/3 करेंगे तो Vx आ जाएगा। क्यों, क्योंकि Vrms एक एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो कि तीनों एक्सिस का मिला के है। अब आप ये भी मत समझिए कि ये 3 डायमेंशन, नहीं, कोई पार्टिकल अगर एक एक्सिस में चल रहा है, उसमें दूसरा कंपोनेंट भी है, उसमें तीसरा कंपोनेंट भी है, तो तीनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो एक चीज़ आएगी। उसी एक चीज़ का नाम हमने Vrms माना हुआ है। ये नहीं कि इन तीनों के सम को Vrms लिख दिया। Vrms में तीनों चीज़ें हैं, x भी है, y भी है और z भी है। अब तीनों के में से 1/3 एरिया किसका होगा, Vx का होगा। तो ये Vrms हमने मान लिया क्योंकि ये स्क्वायर के रूट का सम चल रहा है, का एवरेज चल रहा है, और जहाँ भी स्क्वायर्स का एवरेज हो वहाँ RMS वैल्यू लेते हैं। RMS को अभी थोड़ी देर डिटेल में और डिस्कशन करूँगा। जैसे किसी की जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी 12 mv² है, तो अगर किसी की स्पीड काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म से जाके निकालनी हो तो क्योंकि यहाँ v का स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ सबका स्क्वायर होगा, फिर एवरेज होगा, फिर वो मेन क्वांटिटी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मेन क्वांटिटी का स्क्वायर रिप्लेस करोगे तो रूट में आ जाएगा। इसीलिए जहाँ भी स्क्वायर्स का एवरेज आता है वहाँ एक स्पेशल टर्म आता है RMS,
वैसे एवरेज दो तरीके की है, एक नॉर्मल रूट मीन स्क्वायर और एक नॉर्मल वाला जहाँ सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर दे देते हैं। तो वो वाली अच्छी कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए जो भी यहाँ एवरेज स्पीड लेंगे उसको VRMS लिख सकते हैं। अब इससे ये पता लगा कि किसी एक को, जैसे इस एक्सप्रेशन में Vx है, तो आप Vx को क्या रिप्लेस कर सकते हो, Vx के स्क्वायर को लिख सकते हो 1/3 ऑफ VRMS का स्क्वायर। और सोच करके भी देखिए कितना बढ़िया है ये, क्योंकि VRMS का 1/3 हिस्सा ही तो Vx होगा, तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके रिप्लेसमेंट को अगर आप यहाँ पुट कर दें, सो प्रेशर फाइनल का जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा 1/3 ऑफ वॉट, m इंटू n इंटू VRMS का होल स्क्वायर। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है, प्रेशर का फार्मूला। इसको आप प्रेशर का या इम्पोर्टेंट फार्मूला नंबर 1 भी लिख सकते हैं। आप एक काम छोटा सा और भी कर सकते हैं, यहाँ ध्यान रहे ये स्मॉल n नंबर डेंसिटी है, यानी कैपिटल N डिवाइड बाई B। अगर मैं इसको वापस से वहीं लिख दूँ एज इट इज़, क्या, कैपिटल N डिवाइड बाई V इंटू VRMS का स्क्वायर, तो अब देखिए क्या हुआ, स्मॉल m है एक मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये एंटायर मिला के हो जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस पार्टिकल। तो टोटल मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होती है, मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास ये आ गया और बाई वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी। मास बाई वॉल्यूम को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। आपको याद है ये फार्मूला हमने यूज़ किया था लेक्चर 1 में, जगह जगह प्रेशर का फार्मूला यूज़ कर रहे थे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यानी एक्सप्रेशन नंबर 2 आप इसको ध्यान रखेंगे। यानी प्रेशर का ये वाला फार्मूला और प्रेशर का ये वाला वर्जन, दोनों वर्जन आपको ध्यान रखने हैं और बड़ी ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आई, बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों के सम को एक एवरेज मान लेना है VRMS, और उस VRMS का 1/3 ही तो Vx होगा, क्योंकि Vx सिर्फ उसका एक पार्ट है उन तीनों का। तो उसको यहाँ एज्यूम करा और फिर सॉल्व किया, तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आया। पहला डेरिवेशन क्लियर हुआ, प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अब बात करेंगे इस प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ एक लिंकअप है, उसकी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए चर्चा करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी का। प्रेशर का फार्मूला आपने अभी निकाला है 1/3 रो V स्क्वायर, और पता नहीं मुझे मतलब लग रहा है कि आपको ध्यान होगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/2 रो V स्क्वायर। नहीं याद है तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर, और मास को आप डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू V का स्क्वायर। वॉल्यूम को इधर भेजिए, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 1/2 रो V स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जब भी गैस या फ्लूइड की बात होती है, गैस की या फ्लूइड की जिनका कोई कन्फाइंड शेप नहीं है, तो उसमें मास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी डेंसिटी होती है, क्योंकि वॉल्यूम किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसकी वॉल्यूम पता होगी। अब उस वॉल्यूम उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा। इसीलिए गैस या फिर लिक्विड में ज़्यादातर चर्चाएं डेंसिटी की होती हैं, ना कि मास की। आप इसका ध्यान रखेंगे। तो अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को 1/2 रो V स्क्वायर कर दिया हमने। अगर आप इन दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर दो आपस में, तो आप क्या देखेंगे, V स्क्वायर से V स्क्वायर गया, रो से रो गया, 1/3 डिवाइड बाई, यानी इसको आप एनर्जी डेंसिटी को EK लिख देता हूँ मैं। EK किसको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं EK लिख देता हूँ, यानी P यानी प्रेशर डिवाइड बाई EK कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 2/3। ये 2 ऊपर आ जाएगा और रिलेशन आ जाएगा 2/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आप ये कह सकते हैं EK कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ P। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी 3/2 ऑफ P के। ध्यान रहे ये एनर्जी डेंसिटी है, ना कि काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, उसकी बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। तो 3/2 ऑफ P है। ये मेमोराइज करने के लिए थर्ड पॉइंट है। 2 पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ सॉरी, ये तीसरा पॉइंट है जो आपको मेमोराइज करना है और ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये वाला रिलेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया।
अब बात आएगी तीसरी की, यानी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की बात होगी। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ और टेम्परेचर की डिस्कशन करते हैं। सो आइए एक बातचीत करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की। अब आपने अभी एक रिलेशन देखा P = 2/3 ऑफ EK। EK का मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप अगर वॉल्यूम को यहाँ भेज दें तो PV का फार्मूला हो जाएगा 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपने देखा। आप इसको वैसे भी लिख सकते थे, चाहते तो P का फार्मूला 1/3 रो V स्क्वायर, रो को मास बाई वॉल्यूम चेंज कर लेते, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और ये इस तरफ आ जाता, तब भी ये फार्मूला PV = लिखा जा सकता था। तो दोनों ही तरीके हैं हमारे पास। या तो आप स्टार्टिंग से इस डेरिवेशन को करो, कौन सा, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, रो V स्क्वायर। आपने क्या करना है, 1/3 को मास बाई वॉल्यूम कर लेना है, वॉल्यूम और V का स्क्वायर, वॉल्यूम को इधर भेज देना है, यानी P वॉल्यूम, और यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 mv² हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर वाला 2 और 3 मिल करके हो जाएगा 2/3। तो आप चाहे जैसा भी हो, चाहे जो भी डिस्कशन हो, आपको मेन ये है कि पता होना चाहिए। वैसे इसको हम डिराइव कर ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपको आइडिया है। 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आप जानते हैं कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप देखें तो PV = क्या होता है, nRT, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मोल। अगर 1 मोल के लिए बात करें, फॉर 1 मोल, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप लिख सकते हैं PV कैन बी रिटन एज = RT। अगर आप इसको इससे इक्वेट कर दें, फॉर 1 मोल क्या हुआ, एक बार दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, PV कैन बी रिटन एज = RT, n की वैल्यू हो गई 1 मोल। अगर आप PV = दिस है और PV = दिस है, इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखिए, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड PV = RT। अगर दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों रिलेशंस को, इसको मान लिया A और इसको मान लिया B, अब दोनों को अगर इक्वेट किया A = B, तो हमें क्या देखने को मिलता है, 3/2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज = RT, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिला क्या, 2/3 ऑफ RT। क्या देखा आपने, ये है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर किसको सिग्निफाई कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत थी। इसका मतलब ध्यान से समझने वाली बात है कि जब भी किसी गैसियस पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होना। यानी जब भी गर्म या बॉइल्ड किसी चीज़ में या गर्म पानी में आप हाथ डालते हो तो बेसिकली पानी के पार्टिकल बहुत तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से वो आपकी बॉडी के पार्टिकल से टकराते हैं और मोमेंटम का ट्रांसफ़र करते हैं। उतनी मोमेंटम से बर्न आउट इफेक्ट होता है या फिर बहुत जलने जैसा लगता है। तो जलना का मतलब है अल्टीमेटली हाई वेलोसिटी के पार्टिकल का टकराना। तो दिस इज़ व्हाट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जो आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़ी हुई एक और बात है जो मैं याद दिलाता हूँ, लेकिन आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया। दिस इज़ होल अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ से एक RMS स्पीड का टर्म भी आता है, लेकिन पहले इसको हटा के अब मैं स्पीड वाले सेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूँ। आइए इसको हटा करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक और बात याद दिला दूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 मोल के लिए है। अगर ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल। अगर मान लिया आपसे पूछा जाए 1 सिंगल मॉलिक्यूल का, तो फॉर सिंगल मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एंटायर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ये अमाउंट है, एंटायर अमाउंट 3/2 ऑफ व्हाट, RT। अगर इसको एवोगैड्रो नंबर Na से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 मोल में इतने अमाउंट होते हैं, तो एक का निकालना है तो Na से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा किसके लिए, सिंगल के लिए, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। अब कहीं ना कहीं R/Na आपने सुना हुआ है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल की अगर बात करें
तो इसका एक्सप्रेशन आ जाता है 3/2 ऑफ KBT। तो जहाँ बात सिंगल मॉलिक्यूल की होगी वहाँ आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, कौन सा 3/2 RT, वहाँ हमेशा आप 3/2 KBT लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल की बात हो रही है, 1 मोल की बात नहीं हो रही है, ये 1 मोल की बात होगी तो लगाएंगे। ये दोनों डिफरेंस आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, दिस इज़ फॉर 1 मोल, दिस इज़ फॉर 1 मॉलिक्यूल, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए अब मैं हटा करके आपको RMS स्पीड के बारे में बताता हूँ। सो आइए जरा RMS स्पीड की चर्चा करते हैं। अब आपने अभी पढ़ा कि एनर्जी का फार्मूला होता है 3/2 ऑफ RT, और एनर्जी का फार्मूला आपको ये भी पता है 1/2 ऑफ mv² भी होता है, आप जानते हैं, इसी गैस में आपने पढ़ा है। दोनों को इक्वेट कर दिया तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो mv², 1/2 से तो 1/2 कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 3RT, और ये भी कौन सी एनर्जी वाली एवरेज है। अगर मान लिया आप एंटायर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अब मैंने पहले ही कहा था कि एनर्जी में स्पीड का स्क्वायर आता है, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड का स्क्वायर आता है, तो उसका जो एवरेज होगा उसको RMS कहेंगे, तो इसको आप VRMS कह रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि VRMS की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है रूट ऑफ 3RT/M, ये RMS स्पीड की वैल्यू है, ये RMS स्पीड की वैल्यू है, क्या है 3RT/M। तो एक तो ये तरीका है डायरेक्ट कंपैरिजन करके इसकी वैल्यू आ गई। ध्यान से समझिए, RMS को आप अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जब भी कभी RMS की बात हो जाएगी तो आप समझेंगे कि रूट मीन स्क्वायर जो होती है वो सारी वैल्यूज का स्क्वायर का मीन का रूट, यानी ये स्क्वायर्स हो गए, उन सब का मीन निकाला और उसका रूट किया, इस वैल्यू को हम कहते हैं RMS। तो RMS को एक और तरीके से आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि RMS इज व्हाट, इट इज वैल्यू ऑफ, इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो फाइनली एक तो VRMS का बेसिक फंडा ये है, उस फंडा को हमने यहाँ यूज़ क्यों किया है, क्योंकि वेलोसिटी में जो v का स्क्वायर टाइम्स आता है तो उसका एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी से रिकॉल किया गया था और इसको यहाँ वाले से डिराइव करके 3RT/M आया है। तो यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है जिसको आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे, 3RT/M। हाँ, अगर ये तो 1 मोल के लिए हुआ, किसके लिए, 1 मोल के लिए। अगर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो 3 KBT/M हो जाएगा, 3 KBT/M, क्योंकि फिर ये R किसका, ये R/NA KB के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो VRMS 1 मोल के लिए कितना आया, 3RT/M। इस एक्सप्रेशन को आप याद रखिएगा। 3 एक्सप्रेशन यहाँ बताऊंगा मैं, तीनों का कंपैरिजन और उनका फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। पहला VRMS, दूसरा एवरेज, नॉर्मल एवरेज, और तीसरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल और V नॉर्मल एवरेज, ये तीनों वैल्यू, जिसमें से पहली वैल्यू हमने यहाँ कर ली है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई और RMS पूरा फंडा क्लियर हुआ, RMS का फंडा क्या है, और आपने इस वैल्यू को ध्यान कर लिया। अब मैं आपको एक नॉर्मल अगर एवरेज के फॉर्म में देखें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ज़रा उसकी चर्चा भी यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो दूसरी चीज़ है एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब होता है नॉर्मल एवरेज, यानी आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, इसमें आप सारी वेलोसिटीज़ का सम कर रहे हैं और n से डिवाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैक्सवेल, इसी में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, हालांकि हमारे लिए नहीं है, लेकिन उसी लॉ की हेल्प से एवरेज जब निकाला जाता है तो एक वैल्यू निकल करके आती है और वो वैल्यू है 8RT/π(M), 1 मोल के लिए। ध्यान रखें किसके लिए, ये 1 मोल के लिए है। अगर आप चाहें तो इसको RT को, आपको पता ही है 1 मोल के लिए PV = nRT होता है, तो आप इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, V average can be written as equals to 8PV/π(M). ध्यान रखिए ये 1 मोल के लिए है, RT और PV, क्योंकि PV = RT लिखा जा सकता है, लेकिन 1 मॉलिक्यूल के लिए भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे हमने पिछले कंटेंट में करा, RMS में 1 मोल के लिए करा, 1 मॉलिक्यूल के लिए भी करा, बस आपको क्या करना है, R को / NA कर लेना है, यानी कि ये हो जाएगा 8
के बी टी डिवाइड बाई पाई, बस कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम आ जाएगा, चाहे वो आरएमएस हो चाहे वो एवरेज हो। कैपिटल एम यानी एंटायर 1 मोल का मास, और ये सिंगल एम यानी एक मॉलिक्यूल का मास, वो एम यहाँ आ जाएगा, इतना सा चेंज होगा, यहाँ के बी टी आ जाएगा। तो इसकी जगह फिर से वही पीवी भी लिखा जा सकता है। तो आरटी और या फिर केबीटी, इन दोनों फॉर्मेट्स में आपको रिजल्ट याद रखना है। तो दो चीज़ें हमने कर ली, एक आरएमएस और एक एवरेज। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हुई। नॉर्मल एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन और आरएमएस का मतलब स्क्वायर रूट मीन, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे फिलहाल। एक तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, और वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। लेकिन उससे पहले मैं मैक्सवेल की एक थ्योरी के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो उन्होंने पार्टिकल्स की स्पीड के बारे में करा। तो उन्होंने एक कर्व भी प्रोड्यूस किया, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। तो आइए लास्ट कंटेंट स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड करके फिर एक बार कंपेयर करके ख़त्म करेंगे। तो आगे बढ़ाता हूँ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरफ। सो अगर बात करें इस मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तो मैक्सवेल ने ये कहा था कि अगर किसी भी एक गैस की एक पर्टिकुलर सैंपल को अगर हम लें, तो उस सैंपल के अंदर आप क्या देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं सबकी स्पीड कॉमन नहीं है। किसी की स्पीड 0 है क्योंकि टकराए तो इंस्टेंट पे 0 हुआ, किसी की स्पीड 1 है, किसी की 2 है। ऐसा करते 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 सबकी स्पीड इनफाइनाइट तक है, किसी किसी की तो बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट लेवल की है। यानी उनकी स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिए। और एक कॉमन सेंस की भी बात है कि हर एक पार्टिकल की कॉमन स्पीड नहीं हो सकती। इसमें उन्होंने ये बात बताई कि कुछ ऐसे होते हैं पार्टिकल जिनकी स्पीड यहाँ है, ये वाली स्पीड है, कुछ ऐसे हैं, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। इस ग्राफ को थोड़ा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इस तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल है, इस तरफ स्पीड है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल एक्वायरिंग पर्टिकुलर स्पीड इधर है और स्पीड इधर है। तो इस स्पीड को फॉलो करने वाले इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इस स्पीड को फॉलो करने वाले इतने पार्टिकल हैं। एक पर्टिकुलर स्पीड जो होती है, एक पर्टिकुलर, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी स्पीड को हम कहते हैं VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। ध्यान रखिएगा इस वाले की, ये जो भी अमाउंट है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा हैं। यानी उन पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर एक कोई ऐसी वेलोसिटी ज़रूर होती है जिसको कैरी करने वाले पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, उसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और VMP। और एक और बात यहाँ इस ग्राफ से सबसे पहले तो VMP बता दूँ। मैक्सवेल ने अपनी कैलकुलेशन के थ्रू इसको निकाला, तो इसकी वैल्यू भी निकल करके आती है 2RT/m। जैसे 3RT/m RMS की आई, जैसे 8RT/m एवरेज की आती है, ऐसे ही 2RT/m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है। ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है। इसको RT की जगह PV भी लिख सकते हैं। एक दो चीज़ें इस ग्राफ से बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ये जो शेडेड रीजन, मान लो कोई एक रीजन आपने बनाया, ये क्या बताता है? तो इस वाले एक्सिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और इस वाली की तरफ स्पीड है। तो अगर इस शेडेड रीजन की बात करें तो ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो V1 से V2 के बीच में जिनकी स्पीड लाई कर रही है। अगर टोटल एरिया की बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सैंपल के अंदर टोटल मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होंगे, ये एंटायर एरिया उसको बताएगा। इस ग्राफ के बारे में और भी खूबसूरत बातें ये है कि ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। लेफ्ट साइड का हिस्सा 0 से शुरू हो रहा है और आगे का हिस्सा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये ग्राफ नॉन सिमेट्रिकल है। तो ये दो तीन चीज़ें मैक्सवेल ने ऑब्जर्व की। और ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैरिड बाई अ स्पेसिफिक वेलोसिटी विच इज कैरिड बाई मोस्ट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड व्हाट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसकी एक्सप्रेशन होती है 2RT/m, या फिर RT को आप लिख सकते हैं 2PV/M। आप चाहें तो RT को KBT भी लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल m लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फार्मूला, ये एक्सप्रेशन, यानी फॉर्मूला नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ आया, ये कुछ नोट पॉइंट समझ आए, मेन फार्मूला समझ आया। अब जरा तीनों का फाइनल कंपेयर करके फिनिश करते हैं इसको। सो इसको कंक्लूड करें तो हमने ओवरऑल ये तीन चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो VRMS, दूसरा V एवरेज और तीसरा VMP। एक 3RT/m है, एक 2/π टाइम्स ऑफ, सॉरी ये 8/π है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये 8/π टाइम्स ऑफ RT/m है, πm, और ये है 2RT/m। तो देखा जाए तो ये 3, 8/π का मतलब अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग, और ये 2,
तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर ये है, फिर ये है, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ लिखी है। कई बार ये सीरीज़ भी पूछ ली जाती है। और अगर आप रेशियो निकालो सबकी वैल्यू पुटअप करके तो ये कुछ रेशियो बनता है। तो ये रही तीनों स्पीड जो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल एंटायर लेक्चर में हमने प्रेशर के बारे में जाना, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना, रिलेशन उनकी, और साथ में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी भी समझी इसकी कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है टेम्परेचर का, और उसमें समझा कि VRMS कैसे टेम्परेचर से लिंक है वो समझा। उसके बाद तीनों वेलोसिटीज़ VRMS, V एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल के बारे में जाना, थोड़ा स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी समझा। तो ये था एंटायर लेक्चर नंबर 2। अब लेक्चर 3 में हम लोग स्पेसिफिक हीट से जुड़े हुए टॉपिक्स, मीन फ्री पाथ के बारे में जानेंगे, और साथ में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उन 3-4 को ख़त्म करके तीसरे लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई। सो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू।